जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बिहार शिक्षक भर्ती तैयारी 4.0 के लिए रसायन विज्ञान को करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पहला प्रश्न है, ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है। ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, एक से अधिक कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, एक से अधिक। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा एक से अधिक, क्योंकि दोस्तों ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और ओजोन, ये चारों के चारों जो होते हैं दोस्तों, ये ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक के रूप में मौजूद रहते हैं। तो इस तरह से दोस्तों हमारा इसका राइट आंसर जो है वो एक से अधिक हो जाएगा। इसके एक्सप्लेनेशन को भी दोस्तों देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है कि ग्रीन हाउस गैसें वे गैसें हैं जो पृथ्वी, वातावरण तथा बादलों द्वारा उत्सर्जित ऊष्मीय और रक्त विकिरण को अवशोषित एवं उत्सर्जित करती हैं। इनमें प्रमुख हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, ओजोन। दोस्तों, नाइट्रस ऑक्साइड को हम लोग N2 लिखते हैं। इसका रासायनिक जो सूत्र होता है नाइट्रस ऑक्साइड का N2O होता है। साथ ही दोस्तों इसको लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न दोस्तों यह प्रश्न ऊपर वाले प्रश्न की तरह ही है कि ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक कौन होता है। दोस्तों, ऊपर में हम लोगों ने किया है, तो इसका राइट आंसर जो है इनमें से सभी हो जाएगा, एक से अधिक हो जाएगा। ये प्रश्न ऊपर में अभी हम लोगों ने किया है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है। दोस्तों, पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से अर्थात अपूर्ण दहन से क्या उत्पन्न होता है? नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। पेट्रोल तथा डीजल के जलने से दोस्तों सामान्यतः CO2 गैस निकलती है, लेकिन यदि अपूर्ण दहन हो यानी कि अधूरा जलन हो तो उस समय कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। अर्थात इस समय दोस्तों अपूर्ण दहन में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इसके एक्सप्लेनेशन को दोस्तों देख लेते हैं। इसमें दिया है कि ऑक्सीजन की कमी के कारण इंजन में पेट्रोल या डीजल का पूर्ण दहन नहीं हो पाता है। इससे मुख्यतः कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न और निर्गत होता है। अगला प्रश्न दिया है दोस्तों यहाँ पर, साबुन ग्रीज को हटाता है। साबुन दोस्तों ग्रीज को हटाता है। ऑप्शन है स्कंदन द्वारा, अधिशोषण द्वारा, पायसीकरण द्वारा, परासरण द्वारा, एक से अधिक कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पायसीकरण द्वारा। दोस्तों, साबुन जो होता है वो ग्रीज को पायसीकरण विधि के द्वारा हटाता है। इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं दोस्तों। इसमें दिया हुआ है कि पायसीकारक दो या दो से अधिक अमिश्रणशीय तरल पदार्थों को एक साथ मिलाकर एक अर्ध स्थिर मिश्रण बनाने की प्रक्रिया है। सामान्यतः ध्रुवीय समूहों युक्त लंबी श्रृंखला वाले यौगिक होते हैं। उदाहरण के तौर पर साबुन, जो कि सोडियम और पोटेशियम के वसीय लवण होते हैं। साबुन के अणु में दो भाग होते हैं, लंबी हाइड्रोकार्बन शाखा जो कि वसा में घुलनशील होता है, तथा दूसरा जल में विलय ध्रुवीय भाग। पायसीकरण के दौरान साबुन का अध्रुवीय एल्किल समूह तेल या ग्रीज को दोस्तों घोल लेता है तथा ध्रुवीय समूह जल में घुल जाता है, और जब इसे ठीक प्रकार से रगड़ा जाता है तो ग्रीज छोटी छोटी बूंदों के रूप में जल में निलंबित हो जाते हैं और जल बहाव में सरलता से बह जाते हैं।
इस तरह से दोस्तों जो साबुन होता है वो ग्रीज को साफ कर देता है, ग्रीज को हटा देता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नाभिकीय रिएक्टरों में D2O का उपयोग होता है इंजन के रूप में, ड्यूटेरॉन के स्रोतों के रूप में, मंदक के रूप में, एक से अधिक कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मंदक के रूप में। दोस्तों नाभिकीय रिएक्टरों में D2O का उपयोग मंदक के रूप में होता है। दोस्तों D2O को भारी जल के रूप में भी जाना जाता है। D2O को दोस्तों भारी जल के रूप में भी जाना जाता है। इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं दोस्तों। इसमें दिया हुआ है कि D2O ड्यूटेरियम D के 2 परमाणुओं और ऑक्सीजन परमाणु से बना है। D2O को भारी जल के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों नाभिकीय रिएक्टरों में भारी जल का उपयोग मंदक के रूप में किया जाता है। दोस्तों मंदक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। इसमें मिलान करने के लिए दोस्तों दिया है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। इसमें दिया है ए में एस्पार्टेम, फ्रेयन, नियोप्रीन, बेनाड्रिल। इसका दोस्तों इनके साथ इनका मिलान करना है। तो दोस्तों आप लोग बताइएगा कि इसमें मिलान ABCD का 1 2 3 4 में किस में मिलान होगा। यहाँ पर ऑप्शन को देख लेते हैं नीचे में। यहाँ पर ऑप्शन को देख सकते हैं। पहला ऑप्शन में दिया है ए का 1, बी का 3, सी का 4, डी का 2। उसी तरह नीचे में है 2 4 1 3, 3 4 1 2, 3 1 2 4, एक से अधिक कोई नहीं। दोस्तों इसको आपको मिलान करना है। प्रश्न को ला देता हूँ यहाँ पर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ए का दोस्तों एस्पार्टम का हो जाएगा कृत्रिम मधुरक। एस्पार्टम का दोस्तों कृत्रिम मधुरक, एस्पार्टम दोस्तों एक प्रकार का कृत्रिम मधुरक होता है। बी नंबर दोस्तों फ्रेयान जो होता है वो प्रशीतक में यूज होता है। प्रशीतक यानी दोस्तों जो ठंडे करने वाले होता है जैसे रेफ्रिजरेटर, इसमें जो है फ्रेयन का यूज किया जाता है। और जो नियोप्रीन है दोस्तों ये एक प्रकार का संश्लेषित रबर होता है। संश्लेषित दोस्तों रबर होता है। और बचा बेनाड्रिल तो ये हो जाएगा प्रतिहिस्टेमिन। तो इस तरह से दोस्तों आप देख सकते हैं ए का 3 हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा, सी का 1 हो जाएगा और डी का 2 हो जाएगा। तो देखते हैं दोस्तों यानी कि 3 4 1 2 34 12। ऑप्शन में देख लेते हैं दोस्तों। दोस्तों ऑप्शन देख सकते हैं कि जो है सी नंबर में दिया हुआ है 34 12 3 4 1 2। तो सी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही दोस्तों यहाँ एक्सप्लेनेशन में दिया भी हुआ है एस्पार्टम एक प्रकार का कृत्रिम मधुरक होता है। फ्रेयन का यूज दोस्तों प्रशीतक में होता है यानी रेफ्रिजरेटर में होता है फ्रेयन का यूज। नियोप्रीन दोस्तों एक प्रकार का संश्लेषित रबर होता है। ये दोस्तों मानव के द्वारा निर्मित रबर होता है। नियोप्रीन, बेनाड्रिल प्रतिहिस्टेमिन होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों सामने सामने दे दिया है। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है। अगला प्रश्न दिया है निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है। किसकी मात्रा दोस्तों अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है। HCl की, HNO3 की या फिर H2SO4 की, H2CO3 की, एक से अधिक कोई नहीं है। तो दोस्तों अम्ल वर्षा में सर्वाधिक मात्रा H2SO4 की होती है। अम्ल वर्षा में दोस्तों सर्वाधिक मात्रा जो है H2SO4 की होती है अर्थात सल्फ्यूरिक अम्ल की होती है। तो इसको ध्यान रखिए दोस्तों। साथ ही दोस्तों यहाँ पर साइड में यहाँ पर इसका आंसर दिया रहता है, लेकिन फिर भी आप हर एक प्रश्न का आंसर स्वयं से करने का प्रयास कीजिएगा ताकि आप सबका अभ्यास हो सके। दोस्तों इसके एक्सप्लेनेशन को भी देख लेते हैं।
इसमें दिया है दोस्तों, वातावरणीय प्रदूषण औद्योगिक निःसृतों एवं प्रकृति में होने वाली विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी कि NO गैस से वायुमंडल में पहुंचकर ऑक्सीजन और बादल के जल के साथ रासायनिक अभिक्रिया कर क्रमशः सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 तथा नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3 बनाकर पृथ्वी पर गिरती हैं। इसे ही अम्ल वर्षा या अम्लीय वर्षा यानी कि एसिड रेन कहते हैं। अम्ल वर्षा में सामान्यतः सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो दोस्तों मुख्य रूप से H2SO4 और HNO3 होता है, और इन दोनों में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है? तो H2SO4 की सर्वाधिक मात्रा होती है दोस्तों, लगभग 70%। यानी ये दोस्तों लगभग 70% H2SO4 ही होता है। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ दिया हुआ है, अम्ल वर्षा होती है। ऑप्शन है कारखानों से, पेट्रोल से, कोयला जलाने से, लकड़ी से। तो दोस्तों अम्ल वर्षा जो होती है वह कारखानों की वजह से भी होती है, कोयले के जलाने से भी होती है। दोस्तों इन सब से जो SO2 और NO2 जो गैसें निकलती हैं वहीं वातावरण में जाती है, और वहीं वर्षा जल के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बना देती है। तो दोस्तों कल कारखाना भी हो जाएगा, कोयला जलाने से भी हो जाएगा दोस्तों, साथ ही हम लोग पेट्रोल को जलाते हैं तो उससे भी, लकड़ी जलाते हैं उससे भी दोस्तों गैसें निकलती है जो कि वायुमंडल में जाती है और अम्ल और बारिश के साथ मिलकर दोस्तों अम्लीय वर्षा कराती है। तो दोस्तों इसमें एक से अधिक हो जाएगा जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। इसके एक्सप्लेनेशन को दोस्तों देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है कि अम्ल वर्षा का मुख्य कारण सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 एवं नाइट्रोजनों का ऑक्साइड उत्सर्जन से होने वाली वर्षा है। इन प्रदूषकों का उत्सर्जन कारखानों से, पेट्रोल से, ऊर्जा उत्पादन संयंत्र में कोयला जलाने से भी होता है। तो दोस्तों कारखानों से भी होता है, पेट्रोल से भी, ऊर्जा उत्पादन करने वाले संयंत्र में कोयला जलाने से भी जो प्रदूषित धुएं निकलते हैं जिनमें कि सल्फर डाइऑक्साइड और NO2 यानी कि नाइट्रोजन का ऑक्साइड मौजूद रहता है, वहीं वायुमंडल में जाते हैं और वर्षा के बूंदों के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का निर्माण कर देते हैं, जिसकी वजह से अम्लीय वर्षा होती है। अतः दोस्तों इस प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प सही होंगे, एक से अधिक विकल्प दोस्तों सही होंगे जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ था। अगला प्रश्न दिया है दोस्तों, शुष्क बर्फ है, ठोस पानी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, निर्जल बर्फ, ठोस हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों ठोस CO2 को ही दोस्तों शुष्क बर्फ कहा जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। इसके एक्सप्लेनेशन में दोस्तों दिया हुआ है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड बर्फ के समान दिखती है। दोस्तों जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो बर्फ के समान दिखती है, अतः इसे शुष्क बर्फ कहा जाता है। यही कारण है दोस्तों कि इसको शुष्क बर्फ कहा जाता है। शुष्क बर्फ बिना द्रव रूप में बदले ऊर्ध्वपातित होकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बदल जाती है। दोस्तों शुष्क बर्फ जो है बिना द्रव में बदले वो सीधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बदल जाती है। इसी प्रक्रिया को दोस्तों ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। अगला प्रश्न दिया है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं? तो दोस्तों इस प्रश्न को हम लोगों ने अभी ऊपर में किया है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को यानी कि ठोस CO2 को ही क्या कहते हैं? शुष्क बर्फ कहते हैं। तो दोस्तों शुष्क बर्फ क्यों कहते हैं? क्योंकि जो ठोस CO2 होता है वो बर्फ की तरह दिखाई देता है, इसीलिए इसको शुष्क बर्फ कहा जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों यह है कि शुष्क बर्फ क्या है? दोस्तों यह प्रश्न पुनः रिपीट किया है, तो अभी इसको हम लोगों ने किया है कि शुष्क बर्फ जो है ठोस CO2 है यानी कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। अगला प्रश्न दिया है दोस्तों, निम्न में से किसे अनबूझा चूना कहते हैं?
किसे दोस्तों अनबूझा चूना कहते हैं, अर्थात बिना बूझा हुआ चूना कहते हैं। ऑप्शन है CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड, CaCO2, CaOH का ट्वाइस, CaCl2, एक से अधिक कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, CaCO2 कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड दोस्तों जिसको अनबूझा चूना या फिर बिना बूझा हुआ चूना कहते हैं, अनबूझा या फिर बिना बूझा हुआ चूना कहते हैं। साथ ही दोस्तों इसको कली चूना के नाम से भी जानते हैं, कली चूना। इसको दोस्तों कली चूना के नाम से भी जाना जाता है। बिना बूझा हुआ चूना या फिर अनबूझा चूना या फिर कली चूना के नाम से भी इसको जाना जाता है। जबकि दोस्तों CaOH के ट्वाइस को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बूझा हुआ चूना कहा जाता है। इसको दोस्तों बूझा हुआ चूना कहा जाता है। दोनों प्रश्न दोस्तों बार बार पूछता है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। बूझा हुआ चूना, इसको बूझा हुआ चूना दोस्तों कहा जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड को बिना बूझा हुआ चूना या फिर अनबूझा चूना या फिर कली चूना के नाम से जाना जाता है, और यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बूझा हुआ चूना के नाम से जाना जाता है। इस एक्सप्लेनेशन को दोस्तों देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है कि कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि CaO को क्विकलाइम यानी कि अनबूझा चूना कहते हैं। यह कमरे के तापमान पर क्रिस्टलीय ठोस होता है। कमरे के तापमान पर दोस्तों क्रिस्टलीय ठोस होता है। अगला प्रश्न दोस्तों दिया है चूने का पानी, अगला प्रश्न दिया है चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है। चूने का पानी दोस्तों किसके द्वारा दूधिया हो जाता है। ऑप्शन है CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2, O2 या O3, एक से अधिक कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CO2। दोस्तों चूने का पानी में जब हम CO2 गैस को प्रवाहित करते हैं तो चूने का पानी जो होता है वो दूधिया हो जाता है। तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा CO2। इसके भी दोस्तों एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है कि चूने का पानी जो है, चूने का पानी यानी लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के तनु जलीय विलयन का सामान्य नाम है। चूने का पानी दोस्तों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के तनु जलीय विलयन का सामान्य नाम है। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी में से प्रवाहित करते हैं तो चूने का पानी दोस्तों दूधिया हो जाता है। चूने का पानी कैसा हो जाता है दोस्तों, चूने का पानी जो है वो दूधिया हो जाता है। यानी दोस्तों देख सकते हैं कि इसका अभिक्रिया कराया गया है, अर्थात प्रवाहित किया गया है। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट और H2O प्रदान किया है, कैल्शियम कार्बोनेट और H2O प्रदान किया है। अगला प्रश्न दिया है दोस्तों यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट का मुख्य घटक है। सीमेंट का दोस्तों मुख्य घटक है चूना पत्थर, सिलिका मिट्टी, जिप्सम, राख, एक से अधिक कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, एक से अधिक। दोस्तों सीमेंट के मुख्य घटक के रूप में चूना पत्थर होता है। दोस्तों सीमेंट में मुख्य रूप से चूना पत्थर होता है, इसके साथ साथ सिलिका मिट्टी और जिप्सम भी कुछ मात्रा में वहाँ पर मौजूद रहता है। तो इस वजह से दोस्तों चूना पत्थर, सिलिका मिट्टी और जिप्सम, इन तीनों जो है दोस्तों, इन तीनों के द्वारा सीमेंट का निर्माण होता है। तो इस तरह से दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि एक से अधिक। यहाँ दोस्तों वहीं पर दिया हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पर दिया है कि मुख्य घटक में चूना पत्थर तथा सिलिका मिट्टी यानी कि SiO2 होता है। चूना पत्थर और सिलिका मिट्टी को एक साथ गर्म करने पर उसकी अभिक्रिया के फलस्वरूप सीमेंट क्लिंकर का निर्माण होता है। इस क्लिंकर में 2 से 3% जिप्सम CaSO4 यानी कि जिप्सम को मिश्रित करने पर सीमेंट का निर्माण हो जाता है। तो इस तरह से दोस्तों तीनों जो है चूना पत्थर, सिलिका मिट्टी और जिप्सम, ये तीनों जो है सीमेंट के निर्माण में मुख्य भूमिका अदा करते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ दिया हुआ है, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अवघट्य होता है।
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, आसुत जल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी कि H2SO4 कार के बैटरी में प्रयुक्त होने वाला विद्युत अपघट्य होता है। इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं दोस्तों। इसमें दिया हुआ है कि कार में द्वितीयक सेल प्रयोग में लाया जाता है। कार में दोस्तों द्वितीयक सेल प्रयोग में लाया जाता है। द्वितीयक सेल के बारे में दोस्तों जानते हैं कि द्वितीयक सेल वैसा सेल होता है जिसको पुनः चार्ज किया जा सकता है। आगे दिया है कि द्वितीयक सेल में विद्युत अपघट्य के रूप में सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 का प्रयोग किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल के दोनों विलयन का उपयोग किया जाता है, जबकि इलेक्ट्रोड लेड ऑक्साइड का तथा स्पंजी लेड की बनी प्लेटें होती हैं। इन बैटरियों को लेड संचायक अथवा संचायी बैटरी भी कहते हैं। लेड संचायक अथवा संचायक बैटरी भी कहते हैं। कारों, ट्रकों, इन्वर्टरों में उपयोग होने वाली बैटरियाँ द्वितीयक बैटरियों का ही उदाहरण हैं। इसको भी ध्यान रखें दोस्तों, जो कारों में, ट्रकों में और इन्वर्टरों में जो बैटरी उपयोग की जाती है उसमें भी द्वितीयक बैटरी लगा होता है जिसको कि पुनः चार्ज किया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।